कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है तो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। नॉर्मलाइजेशन करनी है हिंदुस्तान के साथ तो दो हाथ से ताली बजती है। अगर नरेंद्र मोदी तैयार भी हो जाए तो खान साहब तैयार नहीं है, और अगर खान साहब तैयार हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जाती तौर पे उनको गालियां दी हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन उधर नरेंद्र मोदी और इधर नवाज शरीफ, क्योंकि इनका पहले से तल्लुक है, ये पहले भी नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे। अमेरिका और आपके इस वक्त तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो बाइडन है या एंथनी ब्लिंकन है, उनको भी जाती तौर पे तानो तशनी की है। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में जाती तौर पे कह दिया। चाइना आपको कर्जे देगा, कोई लोन्स नहीं देगा 1% पे या 2% पे, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी पैसे की है और डेट रिलीफ की है, और वो सारे के सारा जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। ठीक है, बात पूरी दुनिया में हो रही है नए ब्लॉक्स बनने की, तो ऐसे में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से हम पे बहुत हमले किए जाते हैं कि हम तनहा रह गए। इस साल 2022 में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, चैलेंजेस 3-4 किस्म के हैं, और मेरा ख्याल है इससे बेहतर आज तक किसी ने कोई बात नहीं की जो जनरल बाजवा ने भी हाल ही में पिछले साल बात की थी, कि अब हमें, उन्होंने दो पॉइंट्स रेज किए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि जियो इकोनॉमिक्स की मईशत की तरफ तवज्जो देनी है, नंबर 1, जिसके अंदर सिर्फ ग्रोथ भी नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है ऑफ वेल्थ। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मलाइजेशन, हमें एक नॉर्मल कंट्री बनना पड़ेगा। एक जंगजू रियासत जो है वो अब नहीं चल सकती, बिकॉज हालात बदल गए। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर अफगानिस्तान को स्टेबल करना है, नॉर्मल करना है, ताकि तजारत हो सके, सिपेक चल सके, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो सके, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस आए। ठीक, वो जब तक वो स्टेबल नहीं होता और अफगानिस्तान की हुकूमत पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती और उसके तल्लुकात ग्लोबल नहीं बनते, उस वक्त तक वो हो नहीं सकता। और दहशतगर्दी जब तक ख़त्म नहीं होती वो हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात, और तीसरी अमेरिका के साथ तल्लुकात। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है तो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। इसकी वजह इमरान खान और उधर जब तक नरेंद्र मोदी बैठा है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। अच्छा। मगर अगर कोई बात को आगे बढ़ाना है तो बात उसी सूरत में बढ़ सकती है आगे, क्योंकि देखिए फौज ने तो ऑलरेडी सीज फायर करवा लिया ना बैठ के। उन्होंने तो अपने एनसीए ने, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और डीजीएमआई और इन्होंने और डीजीआईएसआई ने मिलके उनके लोगों के साथ बैठ के सीज फायर तो बॉर्डर पे करा दी है ना, एलओसी हो गई है ना। तो अब रह क्या गया है? अब रह गई बाकी नॉर्मलाइजेशन, कि एक दूसरे के खिलाफ टेररिज्म ना प्रमोट की जाए, प्रॉक्सी वॉर्स ना किए जाए, हाइब्रिड वॉर्स ना किए जाए, ट्रेड ओपन की जाए, सबसे तजारत की जाए जी। अब मैं समझता हूँ कि आज की एस्टैब्लिशमेंट समझती है इस बात को, और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं, मगर इमरान खान साहब तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि कल को उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम न लगे जो पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगा था। अगर तो वो पॉपुलर होते तो फिक्र ना करते, अब अनपॉपुलर है तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि और अनपॉपुलर हो जाएंगे और गाली पड़ेगी, पहले पड़ रही है इतनी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन करनी है हिंदुस्तान के साथ तो दो हाथ से ताली बजती है। अगर नरेंद्र मोदी तैयार भी हो जाए तो खान साहब तैयार नहीं है, और अगर खान साहब तैयार हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जाती तौर पे उनको गालियां दी हैं। तो एक पर्सनल डायमेंशन भी आ जाता है। तो अगर ये बात नॉर्मलाइजेशन आगे बढ़नी है तो वो नॉर्मलाइजेशन उधर नरेंद्र मोदी और इधर नवाज शरीफ, क्योंकि इनका पहले से तल्लुक है, ये पहले भी नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, मगर उस वक्त आपकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही थी। अब आपकी इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है। नवाज शरीफ साहब पहले भी चाहते थे, अब भी चाहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये चल पड़ेगा। ये नहीं होगा आपको कश्मीर मिल जाएगा या ये, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुलाकातें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा रेजीम खुलेगी, एम्बेसडर्स एक्सचेंज होंगे, थोड़ी बहुत तजारत शुरू हो जाएगी। यही एक पहला कदम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई फील के नॉर्मलाइजेशन के लिए नवाज शरीफ के बगैर नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकती इंडिया के साथ। अब आप आइए अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में नॉर्मलाइजेशन अफगानिस्तान में नहीं हो सकती जब तक अमेरिका आपके साथ नहीं होगा। अगर अमेरिका अपोज करेगा तो आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जब तक रिकग्नाइज नहीं करेगा अफगानिस्तान को, नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकती। आप अकेले जाके रिकग्नाइज कर नहीं सकते बिकॉज अमेरिका नाराज हो जाएगा। अमेरिका के साथ आपके तल्लुकात है, तजारत है, सब कुछ है। तो अभी मेन कोर इश्यू जो है वो अफगानिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए अमेरिका को सॉर्ट आउट करना। अमेरिका और आपके इस वक्त तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो बाइडन है या एंथनी ब्लिंकन है, उनको भी जाती तौर पे तानो तशनी की है, खफा किया जाती तौर पे। अब जातियात आपको पता है हर कल्चर के अंदर ये बहुत अहम होती है, और सियासत और डिप्लोमेसी में जात के ऊपर इशू अटैक नहीं करते। पॉलिसीज के ऊपर बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं, मगर जाती अटैक नहीं करते। ये कहीं का असूल नहीं है। इन्होंने आके जाती अटैक्स करने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा, ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में जाती तौर पे कह दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे नॉर्मलाइजेशन के पहले कदम या पहले बारिश के कतरे आपको सिर्फ नवाज शरीफ की रेन के अंदर आएंगे, और वो भी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ देगी। तो अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, और नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात जो बाइडन के साथ भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। और मैं समझता हूं कि वो ये समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैग्मेटिक आदमी है, प्रो वेस्ट है। तो ये इसलिए आई थिंक कि आपकी फॉरेन पॉलिसी अंडर नवाज शरीफ ऑल्सो विद सऊदी अरेबिया, विद इंडिया एंड विद अमेरिका, वो बेहतर हो जाएगी। उसके लिए नवाज शरीफ साहब चाहिए। अच्छा, अभी एस्टैब्लिशमेंट, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई जातियात नहीं है। वो हमेशा ऐसे ही रहा है। नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिमायत की थी 91 में, ठीक है, जबकि आपकी यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट अंडर जनरल असलम बेग अपोज कर रही थी। तो उन्हें इस बात का पता है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ये वेस्ट के साथ इनका ताल्लुक है और रखना भी चाहते हैं, और है कंजर्वेटिव खुद। तो ये दोनों एंगलों को कवर कर लेते हैं। यहाँ कंजर्वेटिव लॉबी को भी कवर कर लेते हैं, जो एंटी अमेरिकन है या प्रो इस्लाम है, उसे कवर कर लेते हैं, और उधर भी कवर कर लेते हैं, तजारत, आना जाना, ये वो राइट लेफ्ट दोनों हो जाते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और अमेरिका में से राइट लेफ्ट किधर जा रहा है? चाइना इधर बैठा है खित्ते में, अमेरिका वहां। मेरा ख्याल है, देखिए ना, इस वक्त तो ना आप चाइना के कैंप में है, ना आप अमेरिका के कैंप में, फिर कहाँ? और आप किसी कैंप में नहीं है, और आप या तो बड़ी अच्छी बात हो ना, जैसे इंडिया है। इंडिया भी बहुत अरसा किसी कैंप में नहीं था, ना अमेरिका के कैंप में था, ना चाइना के कैंप में था, ना रशिया के कैंप में था। नॉन अलाइंड इन्होंने कैंप बनाया हुआ था, इंडिया ने और नासर ने और सुकार्नो ने, और उस वक्त यूगोस्लाविया के लीडर थे टीटो। तो इन्होंने एक नॉन अलाइंड कैंप बनाया था। मगर एक वक्त ऐसा आया कि इंडिया को भी अब थोड़े बहुत कैंप्स के अंदर खेलना पड़ रहा है, तो वो उन्होंने रूस को छोड़ा नहीं है, मगर अमेरिका के करीब होने जा रहे हैं। और चाइना के साथ प्रॉब्लम्स हैं उनके। एक जमाना था कि इंडिया चाइना भाई भाई थे, भाई भाई कहते थे, इंडिया चाइना भाई भाई, फिर लड़ाई झगड़े हो गए। तो मेरा ख्याल है आपको भी किसी न किसी कैंप के करीब होना पड़ेगा, और आपकी मजबूरी ये है कि आपको उस कैंप के करीब होना पड़ेगा जहां आप तजारत करते हैं, जहां से आपको पैसे मिलते हैं, सस्ते पैसे मिलते हैं, जहां से आपको हथियार भी मिलते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चाइना आपको कर्जे देगा, कोई लोन्स नहीं देगा 1% पे या 2% पे। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी पैसे की है और डेट रिलीफ की है, और वो सारे के सारा जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ।